नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ में सादगी और पवित्रता का वर्णन किया गया है। सादगी और पवित्रता से सबसे बड़ा आकर्षण और भला क्या हो सकता है? परंतु आज की पीढ़ी तो दिखावे और बनावटीपन और चकाचौंध में ही लुप्त होती जा रही है। मीन्स उसी में ही रमी जा रही है। आजकल बच्चे जो है, आज की पीढ़ी जो है, वो सिर्फ दिखावे की ओर ही आकर्षित हो रही है। और ये मानसिकता उत्पन्न हो गई है कि हृदय भले ही अच्छा ना हो, लेकिन वेशभूषा जो है वो सुंदर होनी चाहिए। आदर का भाव, धन की शक्ति और पहुंच के सामने सब दुर्बल पड़ रहे हैं। परंतु इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि हर वस्तु जो चमकती हुई दिखाई देती है वो सोना नहीं होती है। समाज में बढ़ती हुई दिखावे की प्रवृत्ति की चिंता को व्यक्त किया गया है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध, जिसमें परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदीय सामाजिक दृष्टि का वर्णन भी किया है। उसका वर्णन अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य भी करते हैं ये। अब हम हरिशंकर परसाई जी के बारे में पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे, कि खुद ही जो थे वो स्वयं लिखने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका भी निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई, यानी कि प्रशंसा हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणीय है, मीन्स सबसे आगे है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के 5 पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है, और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। परसाई जी सामान्य भाषा का बोलचाल का प्रयोग करते हैं, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु उनकी संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता भी बहुत बढ़ गई है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदीय सामाजिक दृष्टिकोण का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ में क्या है इसके बारे में बताती हूँ। इस पाठ में जो है वो सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा और उनके जूतों के माध्यम से एक और जहाँ उनकी सादगीपूर्ण और उच्च विचारों को प्रकट किया गया है,
दूसरी ओर समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाज की प्रवृत्ति पर करारी चोट की गई है। लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक फोटो है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। फोटो में उन्होंने धोती कुर्ता पहने हुए हैं और सिर पर टोपी लगाई हुई है। उनकी कनपटी जो है वो चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं और पैरों में उन्होंने कैनवस के जूते पहने हैं जिनकी पतरियां निकल आई हैं। पतरियां जो लेसिस के आगे लोहे के गोल गोल से चक्कर बने हुए होते हैं वो निकले हुए हैं, जिसके कारण लेसिस जो है वो सही ढंग से नहीं बंधे हुए हैं। और उनके बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है जिसके कारण उनकी उंगली जो है वो बाहर निकल आई है। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ गया कि अगर फोटो खिंचवाते समय पोशाक का ये हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा, कि वास्तविक जीवन में ये किस प्रकार से रहते होंगे। परंतु फिर विचार करते हैं कि प्रेमचंद जी जो हैं वो अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान जो है वो नहीं है। लेखक फिर सोचते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग कपड़े, जूते और पत्नी तक को भी उधार मांग लेते हैं। और फिर मन ही मन अपने मन में एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रेमचंद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में भी जो है सुगंध आए, और गंदे से गंदे व्यक्ति की फोटो भी अच्छी आती है। परंतु प्रेमचंद जी जो थे वो दिखावे का जीवन नहीं जीते थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जैसे थे वैसे ही उन्होंने फोटो खिंचवाई। फिर लेखक कहते हैं कि मेरे जूते की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। ऊपर से तो वो अच्छा दिखाई देता है परंतु उसका तला जो है वो घिसा हुआ है। मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ और इसलिए अंगुली को बाहर नहीं निकलने देता। कि आजकल के लोग जो हैं वो ऊपरी दिखावा करते हैं कि ऊपर से तो ठीक ठाक होने चाहिए और लोगों के सामने इज्जत बनी रहनी चाहिए, अंदर उनके चाहे वो खोखले हों। लेकिन प्रेमचंद जी जो थे वो ऐसा नहीं करते थे। अब लेखक फिर सोचते हैं कि प्रेमचंद जी की व्यंग्य भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है, कि वो फोटो में हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि उनकी इस हंसी का क्या रहस्य है। वे क्या कोई हादसा हो गया इनके साथ? क्या कोई होरी का गोदान हो गया? क्या हल्कू नामक किसान के खेत की नील गाय चर गई? घीसू का बेटा माधव अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया? या फिर लेखक किसी महाजन के तकादों से बचने के लिए दूर दूर तक चक्कर काटता रहा? ये हल्कू होरी जो है वो इनके उपन्यास के पात्र हैं। फिर उन्हें याद आया कि भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। लेखक को बोध होता है कि प्रेमचंद जीवन भर कठोर चीज को ठोकर मारते रहे। कठोर चीज मीन्स यहाँ पर अत्याचार, जो गरीबों का शोषण किया जाता था, अत्याचार उनके ऊपर किए जाते थे, तो वो उनका डटकर मुकाबला करते थे। और इस वजह से उनके जूते जो हैं वो फट गए होंगे। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकरे मारते रहे, कि वो उन मुसीबतों से बचने की बजाय कि कोई दूसरा रास्ता, आसान रास्ता अपना ले। लेकिन उन्होंने संघर्षशील जीवन जो था वो उन्होंने व्यतीत किया। उन्होंने उनका संघर्षशील जीवन व्यतीत किया और उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना, इसलिए उनके जूते जो थे वो फट गए होंगे। वे समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म कर्तव्य, कि उन्होंने जो गरीबों के प्रति शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उनका जो था उन्होंने उनका डट कर मुकाबला किया, उसके साथ उन्होंने समझौता नहीं किया। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। प्रेमचंद जी को संबोधित करते हुए फिर लेखक कहते हैं कि तुम जिसे घृणित समझते हो उसी तरह हाथ से नहीं पैर से इशारा करते हैं। प्रेमचंद जी की पांव की उंगली मानो उस घृणित जगह पर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने जूते फाड़े थे।
अर्थात प्रेमचंद जी ने सामाजिक कुरीतियों को इतने घृणा की दृष्टि से देखा कि उन्हें पैर की उंगली से इशारा करते हुए दूसरों को इससे सावधान किया कि हम लोगों को सावधान करने की वो कोशिश कर रहे हैं। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं, कि जो लोग दिखावटीपन करते हैं वो उनके ऊपर हंस रहे हैं कि वो अपने ऊपर से तो अच्छा दिखाई देने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से वो खोखले ही होते चले जा रहे हैं। परंतु लोग लाश दिखावे के चक्कर में अपने तलवे का नाश कर रहे हैं। अतः लोग ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं परंतु भीतर से खोखले होते जा रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जो थे वो सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, दिखावटीपन को महत्व नहीं देते थे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। प्रेमचंद जी का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं। घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। जो उनके लेसिस के जो आगे जो गोल गोल चक्कर होते हैं वो जो है वो निकल चुके हैं। इस वजह से लेसिस जो है वो ढंग से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने के पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं कि लेसिस के जो लोहे के वो निकले होने के कारण जो लेसिस जो थे वो ढंग से नहीं बंध रहे थे। दाहिने पाँव का जूता ठीक है मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है कि उनके बाएं जूते में जो था वो बहुत बड़ा छेद हो गया था जिसकी वजह से उनके पैर की उंगली जो थी उसमें से बाहर निकल रही थी। मेरी दृष्टि से इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक सोचने लगे कि लोग अगर ये फोटो खिंचवाने के समय ऐसी पोशाक ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो वास्तविक जीवन में ये किस प्रकार से जीवन जीते होंगे। इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। फिर वो अपने आप मन में सोचते हैं कि हो सकता है कि इनके पास जो है वो पोशाकें जो हैं वो अलग अलग ना हो, अंदर बाहर की पोशाकें जो हैं वो ना हो। इसमें पोशाकें बदलने का गुण भी नहीं है कि यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है कि सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं कि यह अंदर बाहर के लिए अलग अलग वस्त्र जो हैं वो नहीं रखते, जैसे हैं वो वैसे ही आना जाना भी कर लेते हैं। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली जो है वो बाहर दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच और झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। अब लेखक अपने मन ही मन जो है वो सोच रहे हैं, क्या प्रेमचंद जी इतना भी नहीं समझते कि अगर कोई चीज़ हमारी फटी हुई होती है तो उसको किसी तरीके से हम ढक सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो था वो ऐसा नहीं किया। इन फटा हुआ जूता देखकर इनको थोड़ी सी भी संकोच जो था वो नहीं था। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। लेकिन उनके चेहरे पर जो था वो बहुत ही कॉन्फिडेंस था। उनको कोई चिंता नहीं थी कि उनका जूता जो है वो फटा हुआ है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। जब फोटो खींची जाती है तो फोटोग्राफर सबसे पहले बोलता है कि रेडी प्लीज, तो सब लोग मुस्कुरा उठते हैं। तो इसी प्रकार से प्रेमचंद जी भी जो थे वो मुस्कुरा उठे होंगे और उन्होंने फोटो जो थी वो खींच ली होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। कि लेखक सोचते हैं कि वो इतने दुखी थे कि वो जब फोटोग्राफर ने उनको रेडी प्लीज कहा होगा तो वो धीरे धीरे अपनी मुस्कान को जो थे वो ऊपर लेकर आए होंगे, अपने दुख से बाहर निकल कर आए होंगे। और इसी बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान कि उनकी मुस्कान जो थी वो बहुत अनोखी थी और लेखक को
इसमें कोई रहस्य नजर आ रहा था कि इसमें क्या रहस्य है, कि ये जो है वो इस मुस्कान में क्या है ऐसा कि ये हंस रहे हैं, ये क्या किस बात की ओर संकेत करना चाहते हैं। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है, कि उनकी ये मुस्कान जो थी वो जो सही नहीं लग रही थी, उनको लग रहा था जैसे कि ये किसी के ऊपर किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी पर व्यंग्य कस रहे हैं। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचवा रहा है पर किसी पर हंस रहा है, कि किसी पर ऐसा फोटो में ऐसे महसूस हो रहे हैं कि किसी के ऊपर व्यंग्य कस रहे हैं, किसी का उपहास कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। फोटो ही खिंचवाना था तो ठीक जूते पहन लेते या खिंचवाते ही नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ा था फोटो खिंचवानी है अगर तुम्हारे पास फटी हुई चीज़ें हैं तो। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता, अगर तुम फोटो नहीं खिंचवाते तो किसी का क्या बिगड़ जाता, कुछ भी नहीं होता। फिर लेखक सोचते हैं कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, कि पत्नी ने कहा होगा उनको, और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, कि लेखक वो जो प्रेमचंद जी जो है वो पत्नी के आग्रह से फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, विडंबना है, कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को जूता भी नहीं है। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, कि लेखक उनकी ऐसी स्थिति को देखकर मन ही मन दुखी होते हैं कि प्रेमचंद जी जो है वो कैसा जीवन जी रहे हैं, इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, और उसके बावजूद भी जो है वो सादगी भरा जीवन व्यतीत करते हैं, कि उनको बाहरी दिखावे से कुछ नहीं है। लेखक उनकी ऐसी स्थिति को देखकर मन ही मन दुखी होता है और ऐसा उनको दिल करता है कि वो रो पड़े। मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन लेखक जो है वो अपनी अपना रोना जो है वो नहीं रोते, वे अपने आंसू को वो रोक लेते हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, कि फोटो कितनी महत्वपूर्ण होती है, यादगार हो रहती है ये। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर्दिखाई करते हैं। मीन्स अगर किसी शादी में किसी दूल्हे को अच्छा दिखाने के लिए लोग तो उधार का कोट पहनकर चले जाते हैं, उधार मांगी हुई कोट ले ली और उससे शादी करके आ जाते हैं, और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, और गाड़ी भी नहीं होती, कार नहीं होती तो किसी से उधार मांग लेते हैं, और उसे उसमें जाकर जो है वो दुल्हन लेकर आ जाते हैं, शादी करके आ जाते हैं, भारी दिखावा करते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक भी मांग ली जाती है, कि कुछ लोग तो दूसरों की बीवियों को भी मांग लेते हैं। तुम जूते ही मांगते नहीं बने, कि तुम्हारे से तो जूते ही नहीं मांगे गए किसी से। तुम फोटो का महत्व ही नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं। इत्र मीन्स सेंट, सेंट वेंट लगाकर जो है लोग फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में भी खुशबू आए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, यानी कि 50 पैसे में मिल जाती है, और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे, कि टोपी से जूते जो होते हैं वो हमेशा ही महंगे होते हैं, कि टोपी की कीमत अगर 50 पैसे है तो जूते उस समय जो होंगे वो 5 रुपए में मिलते होंगे। जूते हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर हैं। यहाँ पर टोपी जो है वो प्रतिष्ठा के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, कि लेखक जो है वो इसमें जूते और टोपी के आनुपातिक
जो संबंध है, मूल्य हैं, उनके मारे हुए हैं। कि उन्हें तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि टोपी और जूते के मूल्य में अंतर नहीं समझते हो। तुम टोपी यानी अपनी प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिखाते हो, ना कि दिखावे को। शो ऑफ को नहीं दिखाते कि जूता जो है वो फटा हुआ है तो है, वो शो ऑफ नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी इज्जत को बचाए रखना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। कि तुम्हारा फटा हुआ जूता देखकर कि मुझे आज जो है वो बड़ा दुख हो रहा है कि इतने बड़े महान सम्राट हैं और फिर भी फटा हुआ जूता पहने हुए हैं, और अपनी इससे फटे हुए जूते को पहनकर अपनी गरीबी दिखा रहे हैं। लेखक को ये बात जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मगर फोटो में जो है वो जूता फटा हुआ दिख रहा है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हैं, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। कि प्रेमचंद जी जो है वो इतने बड़े सम्राट हैं, उपन्यास सम्राट हैं, उसके बावजूद भी वो सादगीपूर्ण ही जीवन व्यतीत करते हैं। शो ऑफ जो है वो शो ऑफ में विश्वास नहीं करते हैं। फिर लेखक अपनी स्थिति के बारे में बताते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर से नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। कि लोग शो ऑफ करने के लिए जो है ऊपर से तो अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से चाहे उनके पास कुछ भी नहीं हो। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। कि लोग शो ऑफ करने के लिए, दिखावटीपन दिखाने के लिए जो है वो अंदर से खोखले हुए जाते हैं। कि लेखक का जूता जो है वो फटा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसके तलवा जो है वो फटा हुआ है, और उसके पैर जो है वो नीचे से उनका अंगूठा निकलता है, और कई बारी मिट्टी की वजह से रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। मीन्स नीचे से उसको क्षति पहुंचती है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। कि नीचे से जो है पूरा चाहे जूता फट जाए, लेकिन ऊपर से जो है वो फटा हुआ दिखाई नहीं देता। मीन्स वो लोगों के सामने अपनी गरीबी जो है वो नहीं दिखाते। उनके पास कुछ है चाहे नहीं है, लेकिन लोगों के सामने वो प्रकट नहीं करते कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कि लोग जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कि लोग दूसरों के सामने उनकी जो है इज्जत जो है वो बनी रहे। लेकिन प्रेमचंद जी जो हैं वो लोगों की परवाह नहीं करते, बल्कि जैसे हैं वैसा ही दिखाई देते हैं। कि लोग दिखावटीपन में जो है वो मरे जा रहे हैं, दिखावटीपन में आकर्षित हो रहे हैं, उसी में ही मरे जा रहे हैं। लेकिन प्रेमचंद जी जो हैं वो ऐसा नहीं करते। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, कि तुम्हें तो किसी की कोई परवाह नहीं है, कि फटे हुए जूते पहन रखे हैं, तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर नहीं इस तरीके से खिंचवा सकता। चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे, कि मेरे जीवन के बारे में अगर कोई लिख रहा है तो वो मेरे बिना फोटो के ही जो है पूरी जीवनी लिख दे, लेकिन इस तरीके से फोटो जो है मैं वो नहीं खिंचवाऊंगा। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। मीन्स जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है उसको भी नष्ट कर देती है, तुम्हारी ऐसी स्थिति को देखकर कि तुम तो इतने बड़े उपन्यासकार हो, सम्राट हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों की परवाह नहीं करते।
तुम्हारी ऐसी स्थिति को देखकर मेरा हौसला जो है वो पस्त हो जाता है, नष्ट हो रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? कि वो प्रेमचंद जी जो है वो फोटो में हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि वैसे तो इतना गरीबी भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं लेकिन फोटो में हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इसके अंदर कौन सा रहस्य है, इस हंसी के अंदर? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं जा आ सकते थे? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंद की शराब पी गया, वही थकान मालूम होती है। मीन्स ये जो होरी और हल्कू हैं वो इनके उपन्यास के चरित्र हैं। क्या इनको कुछ हो गया है? मैं तुम्हारा जूता देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक, कि लेखक जो है उनके फटे हुए जूते को देखकर सोचता रहता है कि आखिर ये फटे कैसे, क्या ऐसा किया इन्होंने कि इनके जूते फट गए। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? तगादा होता है मांगना, कि अगर किसी से पैसा उधार लिया जाता है तो वो वापस हमारे को हमसे मांगता है, अगर हम उसका नहीं दे पाते तो वो हमारे साथ कड़वे वचन बोलता है। क्या उन कड़वे वचनों से बचने के लिए वो तुम इधर उधर चले जाते हो, ये 1-2 मील का चक्कर लगाकर फिर वापस आ जाते हो कि अब तो बनिया चला गया होगा? चक्कर लगाने से जूता नहीं फटता, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास जो है वो कृष्ण जी को बहुत मानते थे। कि एक बार उनको फतेहपुर सीकर के राजा ने उन्हें बुलाया था, उसके आने जाने में ही उनका जूता जो था वो घिस गया था। तब उन्होंने कहा कि बहुत पछतावा हुआ है, कि आने जाने आवत जावत पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। कि आने जाने में जो है वो पनैया पनैया होते हैं जूते, कि जूते घिस गए हैं और बिसर गए हरि नाम, कि कृष्ण का नाम लेने भी भूल गए हैं, कि ईश्वर को याद करना भी भूल गए हैं। जिनको देखकर जो है वो मन में बहुत दुख होता है, फिर भी हमें उन्हें सलाम करना पड़ता है। जो लोग पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ में क्या है इसके बारे में बताती हूँ। इस पाठ में जो है वो सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा और उनके जूतों के माध्यम से एक और जहाँ उनकी सादगीपूर्ण और उच्च विचारों को प्रकट किया गया है, दूसरी ओर समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाज की प्रवृत्ति पर करारी चोट की गई है। लेखक के सामने प्रेमचंद जी का एक फोटो है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। फोटो में उन्होंने धोती कुर्ता पहने हुए हैं और सिर पर टोपी लगाई हुई है। उनकी कनपटी जो है वो चिपकी हुई है और गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं और पैरों में उन्होंने कैनवस के जूते पहने हैं जिनकी पतरियां निकल आई हैं। पतरियां जो लेसिस के आगे लोहे के गोल गोल से चक्कर बने हुए होते हैं वो निकले हुए हैं, जिसके कारण लेसिस जो है वो सही ढंग से नहीं बंधे हुए हैं। और उनके बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है जिसके कारण उनकी उंगली जो है वो बाहर निकल आई है।
प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेकर लेखक चिंता में पड़ गया कि अगर फोटो खिंचवाते समय पोशाक का ये हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा, कि वास्तविक जीवन में ये किस प्रकार से रहते होंगे। परंतु फिर विचार करते हैं कि प्रेमचंद जी जो हैं वो अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान जो है वो नहीं है। लेखक फिर सोचते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग कपड़े, जूते जूते और पत्नी तक को भी उधार मांग लेते हैं। और फिर मन ही मन अपने मन में प्रश्न पूछते हैं कि प्रेमचंद जी ने ऐसा क्यों नहीं किया। आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में भी जो है सुगंध आए, और गंदे से गंदे व्यक्ति की फोटो भी अच्छी आती है। परंतु प्रेमचंद जी जो थे वो दिखावे का जीवन नहीं जीते थे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जैसे थे वैसे ही उन्होंने फोटो खिंचवाई। फिर लेखक कहते हैं कि मेरे जूते की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। ऊपर से तो वो अच्छा दिखाई देता है, परंतु उसका तला जो है वो घिसा हुआ है। मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ और इसलिए अंगुली को बाहर नहीं निकलने देता। कि आजकल के लोग जो हैं वो ऊपरी दिखावा करते हैं कि ऊपर से तो ठीक ठाक होने चाहिए और लोगों के सामने इज्जत बनी रहनी चाहिए, अंदर उनके चाहे वो खोखले हों। लेकिन प्रेमचंद जी जो थे वो ऐसा नहीं करते थे। अब लेखक फिर सोचते हैं कि प्रेमचंद जी की व्यंग्य भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है, कि वो फोटो में हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि उनकी इस हंसी का क्या रहस्य है। वे क्या कोई हादसा हो गया इनके साथ? क्या कोई होरी का गोदान हो गया? क्या हल्कू नामक किसान के खेत की नील गाय चर गई? घीसू का बेटा माधव अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया? या फिर लेखक किसी महाजन के तकाजों से बचने के लिए दूर दूर तक चक्कर काटता रहा? ये हल्कू होरी जो है वो इनके ऊपर। तुम्हारे ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि इशारा कर रही है, जिसे तुम घृणित समझते हो, घृणा के योग्य समझते हो, कि दिखावटीपन को तुम घृणा के योग्य समझते हो, उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो कि तुम लोगों का उपहास कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? क्यों सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान दे रहे हो, इशारा कर रहे हो कि इसका बचाव करो? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ कि लेखक जो है वो समझ रहे हैं। लेखक का प्रेमचंद जी की मुस्कान के बारे में भी समझ रहे हैं, और वो किस ओर संकेत कर रहे हैं उसकी की तरफ भी जो है वो समझ रहे हैं। तुम मुझ पर भी, हम सभी पर हंस रहे हो, कि तुम मुझ पर ही नहीं हंस रहे बल्कि समाज के उन लोगों पर हंस रहे हो, सभी पर हंस रहे हो जो उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, कि जो लोग दिखावटीपन की तरफ ध्यान दे रहे हैं उनको उनके ऊपर प्रेमचंद जी जो है वो हंस रहे हैं कि दिखावटीपन से दिखावटीपन दिखाने के लिए लोग जो हैं वो अपने आप को ही खोखला करते जा रहे हैं, वो उनके ऊपर हंस रहे हैं। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो जो उन पर उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले से बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो
मैंने तो ठोकरें मार मार कर जूता फाड़ लिया। उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ कि